नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और जानेंगे उसके बारे में फाइनेंशियल फंडामेंटल सब कुछ। इस आईपीओ का सबको बेसब्री से इंतजार था और इस आईपीओ का नाम है दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ आपको देखने को मिलेगा, बेसिकली एनटीपीसी जो है वो सब्सिडरी है एनटीपीसी लिमिटेड की, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की, जो कि पहले भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था थर्मल पावर से। बट अभी जो है इसका रिन्यूएबल एनर्जी में भी स्कोप हो गया है और रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि विंड एनर्जी हो गई या फिर आपके सोलर एनर्जी हो गई, उसके थ्रू एनर्जी प्रोडक्ट करता है। बेसिकली इसका ये काम है। तो ये एनटीपीसी की सब्सिडरी कंपनी है। जानेंगे इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है, कंपनी के मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है, यानी कि जीएमपी मार्केट में, ग्रे मार्केट में क्या डिमांड है, और इस आईपीओ में भी अप्लाई करें या अवॉइड करेंगे, इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल सब जानेंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एनटीपीसी रिन्यूअल के आईपीओ की। बेसिकली इस कंपनी का जो आईपीओ है वो काफ़ी टाइम से आ रहा था और करीबन फाइलिंग भी 6 महीने पहले से हो चुका था। तो एनटीपीसी जानते हैं आप, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, जो कि थर्मल एनर्जी के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करती है, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती थी, लेकिन अभी जो है ये ग्रीन एनर्जी में भी आ रही है। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी अप्रैल 2022 में, यानी अभी रिसेंट में बनी है, इसे 2-3 साल ही हुए हैं। एनटीपीसी ग्रीन जो एनर्जी है वो होली ओन सब्सिडरी एनटीपीसी लिमिटेड की है, यानी कि वही नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अंडर में है ये कंपनी, इसी की सब्सिडरी कंपनी है। और बेसिकली कंपनी काम करती है ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी में, यानी कि आप समझ गए होंगे, और उसी के थ्रू अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट लेती है जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है रूट से है। तो अब अगर हम देख ले तो यानी कि सोलर एनर्जी के थ्रू और विंड एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। 31 अगस्त 2024 तक की अगर हम बात करें तो इसका जो ऑपरेशन है कंपनी का कैपेसिटी वो 3071 मेगावाट है सोलर से, और सोलर प्रोजेक्ट है इसके। और उसके अलावा 100 मेगावाट जो है विंड प्रोजेक्ट से है अक्रॉस 6 स्टेट में, यानी कि इंडिया के 6 स्टेट में काम कर रही है, जिसमें से 100 मेगावाट से विंड प्रोजेक्ट है और 3071 मेगावाट जो है इसका सोलर प्रोजेक्ट पे काम है। वहीं अगर हम बात करें 30 जून 2024 तक की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो कंपनी का पोर्टफोलियो अगर कंसिडरेटेड की बात करें तो 14,696 मेगावाट का है, इंक्लूडिंग 2925 यानी 2925 मेगावाट जो है इसमें ऑपरेशन प्रोजेक्ट है, और 11,771 मेगावाट के जो है वो कनेक्टेड हैं एंड अवॉर्डेड प्रोजेक्ट है। उसके अलावा अगर आप बात करोगे 30 जून 2024 तक की, तो कंपनी के पास जो है 15 ऑफटेक अक्रॉस 37 सोलर प्रोजेक्ट है और 9 विंड प्रोजेक्ट अभी भी कंपनी के पास चालू हालत में है, यानी कि अभी भी कंपनी जो है डीलिंग कर रही है 37 सोलर प्रोजेक्ट के साथ और 9 विंड प्रोजेक्ट के साथ। तो इस टाइप से कंपनी का वाइड स्कोप बना हुआ है। ऊपर से गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है दोस्तों। वही बात करें तो एज ऑफ 30 जून 2024 तक की बात करें तो कंपनी के पास जो है 31 रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है और 7 स्टेट में ये डीलिंग कर रही है, जो कि टोटल कैपेसिटी की अगर बात करें तो 11,771 मेगावाट है। तो काफ़ी बड़ी है। कंपनी की स्टैंड की बात करें तो कंपनी जो है प्रमोटेड बाय एनटीपीसी लिमिटेड की ऊपर सब्सिडरी है, एक तो बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है, आप समझ सकते हैं। उसके अलावा लार्ज स्केल प्रोजेक्ट इसके पास एग्जीक्यूशन में है, मेंटेनेंस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है विद द ऑफ टेक्स एंड सप्लायर के साथ, और शोकेस सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इसके पास, यानी कि फाइनेंशियली भी कंपनी काफ़ी स्ट्रेंथफुल है। वहीं बात कर ले तो जून 2024 तक की अगर हम बात करें तो कंपनी के जो पोर्टफोलियो है वो 14,696 मेगावाट सोलर और विंड प्रोजेक्ट कंपनी के पास अभी ऑलरेडी है, यानी कि जून 2024 तक की बात करें। उसके बाद एक्सपीरियंस टीम है इनके पास, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को डील कर रही है और एग्जीक्यूट कर रही है। तो ये भी आप देख सकते हैं। 31 जून 2024 तक की बात करें तो इनके पास 234 एम्प्लाई है, और उसके अलावा कंपनी के पास अनलिस्टेड जो है सर्विस वेंडर वो भी 45 कॉन्टैक्ट वेंडर है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनेंशियल और फंडामेंटली कंपनी कितनी स्ट्रांग है, यानी कि किसी कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल से ही पता लगता है कि कंपनी का वर्थ कितना है और आगे इन फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में करे या अवॉइड करें। तो यहाँ देखिए 2 साल का दिया है 23 से 24 का, और सितंबर 2024 तक का, यानी कि हाफ ईयरली तक का क्लोजिंग का दे रखा है। तो अगर हाफ ईयरली की बात करें 30 सितंबर 2024 तक की, तो कंपनी के पास जो एसेट आपको देखने को मिलेंगे वो 32,408 करोड़ के लगभग के हैं, काफ़ी बड़े एसेट हैं। 1132 करोड़ का रेवेन्यू है, 175 करोड़ का प्रॉफिट है, नेटवर्थ कंपनी की 8,190 करोड़ है, रिजर्व सरप्लस 596 करोड़ और 17,000 करोड़ के लगभग का कर्जा कंपनी पे अभी है। वहीं बात कर लें अगर 2 साल की, तो 23 और 24 में कंपनी पर 18,431 करोड़ से लेकर 27,000 करोड़ तक के एसेट हैं, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, यानी कि गुड ग्रोथ पैटर्न में चल रहा है। रेवेन्यू की बात करोगे तो 170 करोड़ था 23 में, 24 में बढ़ के 2,000 करोड़ हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 171 करोड़ था 31 मार्च 2023 में, वही बढ़ के जो है 344 करोड़ हो गया 24 में। तो यहाँ भी बढ़ रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो वो कंपनी की 24 में थी 6,232 करोड़ के लगभग। वहीं रिजर्व की बात करें तो 167 करोड़ था 23 में, 24 में 512 करोड़ हुआ। कर्जा कंपनी पे जो था 12,796 करोड़ था 24 में, और 24
सितंबर तक बढ़ के 17,000 करोड़ हो गया। तो हाई डेप्थ एक रीज़न है कंपनी के पास, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इस डेप्थ को कंपनी को कम करना पड़ेगा। मोस्टली कंपनी में डेप्थ नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटीज कंपनी होती हैं या फाइनेंशियल कंपनी, उसमें मोस्टली आपको डेप्थ देखने को मिलता है, यानी कि देनदारी उधारी जो है देखने को मिलेगी। कुल मिला के कहा जाए तो फाइनेंशियली कंपनी अच्छी है, यानी कि कुछ पैरामीटर है जो कंपनी काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। जैसे एसेट की बात करें, रेवेन्यू पीस की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, नेटवर्थ की बात करें, वो काफ़ी अच्छा है। ऊपर से कंपनी को अभी दोस्तों दो ही फाइनेंशियल कंपनी ने देखे हैं, यानी ऑलरेडी 21 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और सॉरी 22 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, 23-24 अभी दो फाइनेंशियल का दिया है। तो वहाँ ठीक ठाक काम कर रही है, उधारी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, बाकी सारे पैरामीटर अच्छे हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इस आईपीओ का है 91,000 करोड़ के लगभग का, यानी कि लार्ज कैप सेगमेंट की कंपनी बनती है। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑफ इक्विटी की, तो 7.39 है, यानी कि लास्ट 2 ईयर में 7.39 ही हो पाया है, तो वो थोड़ा सा नीचे चल रहा है। डेप्ट टू इक्विटी हाई है, 1.91 है, 1 से नीचे रहना चाहिए, तो ये भी थोड़ा सा हाई इंडिकेट दिखा रहा है, यानी कि रेड फ्लैग दिखा रहा है। RONW रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें तो वो भी 2% है, सिर्फ 2.14%, काफ़ी कम है, यानी मिनिमम कम से कम 10 से तो ऊपर होना ही चाहिए। तो यहाँ कंपनी को थोड़ा सा काम करना है, जहाँ अपने डेप्थ को कंट्रोल करना है, ROC और RONW पे थोड़ा सा वर्कआउट करना है। EPS की बात करें तो वो 0.46 है, आईपीओ आने के बाद 0.42 होगा। पी रेशियो काफ़ी हाई है, 234 है, और इस आईपीओ के आने के बाद 260 के लगभग पहुंच जाएगा। तो वेरी हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके कंपेयर में अदर रिन्यूएबल कंपनियों को देखें जो कि सेम सेक्टर में है, तो उनका पी काफ़ी कम है, तो उसका वैल्यूएशन मुझे लगता है काफ़ी हाई है। यानी कि यहाँ जो प्राइस दिया गया, प्राइस बैंड वो थोड़ा कम हो सकता था, अप्रॉक्स मुझे लगता है 65 से 70 के बीच में आना चाहिए था, पर प्राइस बैंड काफ़ी हाई आया है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्या प्राइस बैंड सही है, क्या वैल्यूएशन सही है। पर एज पर माई व्यू वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई साइड में रखा गया है, तो काफ़ी हाई साइड में है, तो इसलिए क्या है कि लिस्टिंग गेन की संभावना कम बन जाती है, कम हो जाती है, जहां वैल्यूएशन कंपनी हाई मांग लेती है। फंडामेंटली कंपनी थोड़ी सी वीक है, पर फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी है। इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, वो क्या होने वाली है दोस्तों। तो ये आईपीओ आपको आता हुआ दिखाई देगा 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में, यानी कि जल्दी आपको ये आता हुआ नजर आएगा 19 नवंबर से। वहीं अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर रखी गई है, यानी भविष्य में 10 शेयर्स में डिवाइड हो सकता है, कभी भी कंपनी जो है स्प्लिट कर सकती है। प्राइस बैंड की बात कर ले तो 102 रुपये से 108 रुपये, मैंने आपको बोला था काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे दिया है 108 रुपये, जबकि 60 से 65 से 70 रुपये तक आना चाहिए था मैक्सिमम। लॉट साइज 138 शेयर आपको एक लॉट में मिलेंगे। टोटल इशू साइज 10,000 करोड़ का काफ़ी बड़ा इशू साइज है, और फ्रेश इशू है पूरा 10,000 करोड़। यानी ये सबसे अच्छा है कि प्रमोटर जो है कुछ भी नहीं ले रहे, सारा कंपनी में इन्वेस्ट होगा, जितना भी 10,000 करोड़ आएगा, यानी ऑफर फॉर सेल का पोर्शन जीरो है। ₹5 पर शेयर इंप्लाई के लिए डिस्काउंट दिया गया, NSE BSE दोनों पर लिस्टेड होगा। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट की जो है 138 शेयर मिलेंगे, 14,904 रुपये देने हैं। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1,93,000 रुपये पे करने हैं। स्मॉल HNI मिनिमम में 14 लॉट अप्लाई करेंगे, 1932 शेयर मिलेंगे, 2,08,000 रुपये पे करने हैं। मैक्सिमम आप 67 लॉट अप्लाई करेंगे और 9,98,568 रुपये आपको पे करने हैं स्मॉल HNI मैक्सिमम तक के लिए। वहीं बिग HNI मिनिमम की बात करें तो वहाँ आपको मिनिमम 68 लॉट लगाने पड़ेंगे, जिसमें 9,384 शेयर आपको मिलेंगे और 10,13,472 रुपये आपको इसके लिए पे करने हैं बिग HNI मिनिमम के लिए। वहीं अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग कौन है दोस्तों, वो हमने पहले ही बता दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति इसके पूरे प्रमोटर हैं 100%। और उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और NTPC लिमिटेड, ये तीनों के तीनों जो हैं इसके 100% प्रमोटर हैं। इस इशू के आने के बाद कितना डायल्यूट होगी इक्विटी, ये यहाँ मेंशन नहीं है, तो 100% प्रमोटर इसी के हैं। वहीं रिजर्वेशन चार्ट की बात करें तो QIB के लिए 75% का पोर्शन है, यानी कंपनी चाहती है कि QIB की तरफ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, तो 75% पोर्शन QIB के लिए है। रिटेल कैटेगरी के सिर्फ 10% का है, यानी कि 10,000 में 10% का मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ का सिर्फ जो है वो 100 करोड़ के लगभग है रिटेल के लिए। वहीं ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात कर ले, ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है दोस्तों, तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छी डिमांड नहीं है। तो अगर आप देखेंगे ग्रे मार्केट में क्या है GMP में डिमांड, तो NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड IPO 108 रुपये प्राइस बैंड है और सिर्फ ₹1 GMP चल रहा है, यानी कि ना के बराबर है। कोई भी डिमांड अभी तक एज यूजुअल दिखाई नहीं दे रही है मार्केट में, तो कोई भी लिस्टिंग गेन भी नज़र नहीं आ रहा है। फायर रेटिंग जो है वो भी 1 की बनी हुई है, यानी कि 5 आउट ऑफ 1, तो बहुत ही कम रेट मिला हुआ है। IPO का इशू साइज काफ़ी बड़ा इशू साइज है, यानी 10,000 करोड़ काफ़ी बड़ा इशू साइज है। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में आपको 138 शेयर देखने को मिलने वाले हैं। 19 नवंबर से ओपन होने वाला है दोस्तों, और 22 नवंबर तक ये चलेगा, यानी कि तकरीबन आपको ये मंगल से ओपन हो जाएगा। 25 नवंबर को आपको अलॉटमेंट पता लगेंगे इसके। तो अभी तक देख रहे हैं तो नो लिस्टिंग गेन है, यानी कि कोई भी लिस्टिंग गेन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो लोग लिस्टिंग गेन पर्पज से अप्लाई करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें अभी वेट और वॉच करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा रिस्की टाइम चल रहा है, बिकॉज मार्केट के सेंटीमेंट भी काफ़ी निगेटिव में है। उसको देखते हुए तो मनी को, अपने जो पैसे को फंसाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, बिकॉज अभी हाई रिस्क कैटेगरी में चल रहा है। इट्स अ वेरी रिस्की
टाइम। तो मुझे लगता है कि इस समय थोड़ा सा सोच समझ के हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सारे ही आईपीओ जो जितने भी अभी तक आए हैं नवंबर मंथ में स्पेशली अगर हम बात करें, तो वो सारे के सारे नेगेटिव में लिस्टिंग हुए हैं, एक आध को छोड़ के। अगर कोई पॉजिटिव में भी हुआ है तो 2 या 3% से ज़्यादा या 5% ज़्यादा नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा सा रिस्की क्राइटेरिया बनता है। बाकी फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, और आप देख सकते हैं कि आने वाला भविष्य जो है रिन्यूएबल एनर्जी का ही होने वाला है। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी अच्छा होगा, 2030 तक इंडिया में काफ़ी अच्छा स्कोप देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज से तो सोच सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन कंपनी ने काफ़ी हाई मांगा हुआ है, तो उस वैल्यूएशन पे तो मुझे लगता है महंगा है। अगर लिस्टिंग होने पे कंपनी के शेयर नीचे गिरते हैं, यानी कि नेगेटिव में लिस्टिंग होता है, तो मुझे लगता है वहाँ हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यानी वहाँ हम खरीद सकते हैं, तो वहाँ हमारे पे एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। पर अभी तो मुझे लगता है कि वेट और वॉच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी लिस्टिंग गेन तो दिखाई दे नहीं रहा है। तो अगर ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं बनी या लिस्टिंग गेन की संभावना नहीं रही, तो मुझे लगता है कि इसे अवॉइड ही करना चाहिए। और जब ये लिस्टेड होगा तो उस समय हमें लगता है कि कम कीमत पे मिले, तो वहाँ हम इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो मुझे तो यही लगता है ये स्ट्रेटेजी काम करेगी, पर उसके लिए भी हमें भी वेट और वॉच करना है, और देखेंगे डे 2 का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या बताता है। डे 2 के फाइनल सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। तब तक जीएमपी में अगर कोई डिमांड बढ़ जाती है तो अच्छा है, अदरवाइज मिनिमम कम से कम 15 से 20% के लगभग तो डिमांड होनी चाहिए। अदरवाइज ये काफ़ी रिस्की रहेगा, बिकॉज मार्केट सेंटीमेंट अभी निगेटिव में चल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ भी कोई भी वीडियो बनाया जाता है वो आपको नॉलेज पर्पज से दिया जाता है। यहाँ हम नॉलेज एक्यूमुलेट करते हैं, आपको बताते हैं उस कंपनी के बारे में, फाइनेंशियली फंडामेंटली कैसी है, जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, वो सारा एनालिसिस करते हैं, सो दैट कि आप एक ओवरव्यू जान पाए और उसके बाद आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिल पाए कि आपको इसमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। पर ये पूरा डिसीजन आपका होगा कि आपको इसमें अप्लाई करना है, यहाँ कोई भी रिकमेंडेशन आपको अप्लाई के लिए नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो था, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।